नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एहसान इकबाल और आप देख रहे हैं बिज़नेस न्यूज़ डेली। नाज़रीन, मेरी और आपकी मुलाकात तकरीबन 3 हफ्ते के बाद हो रही है। मेरे साथ मेडिकल सिचुएशन थी जिसकी वजह से मेरे लिए तकरीबन नामुमकिन था प्रोग्राम्स को करना, लेकिन आप लोगों की पुरज़ोर फरमाइश पर और मेरी प्रोडक्शन टीम की हिम्मत और हौसला देने के बाद मैंने भरपूर हिम्मत की और आज मैं प्रोग्राम को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। नाज़रीन, आज हम मार्केट्स को नहीं देखेंगे, आज हम सिर्फ करंट अफेयर्स को देखेंगे। ख़ास तौर पे पाकिस्तान के अंदर 2 ऐसे इश्यूज हैं जिस पर बात होना बहुत ज़रूरी है। बहुत कम बात हो रही है लेकिन बात होना बहुत ज़रूरी है इसके लिए। इसके अलावा एक इंटरनेशनल इवेंट है, उसको डिस्कस करना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो पाकिस्तान के इंपोर्ट बिल को डायरेक्टली हिट करने के लिए जा रहा है। तो आइए अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं गैस का बढ़ता हुआ सर्कुलर डेट। जी हाँ, जिस तरीके के साथ हमारा IPPs का सर्कुलर डेट जो है तकरीबन माउंट करके तकरीबन 2.5 ट्रिलियन रुपीस तक पहुंच गया। तकरीबन ये पिछले 3 सालों में इसके अंदर 70 से 80% इजाफा हुआ है, ऑलमोस्ट डबल हो गया। इसी तरह गैस के अंदर भी एक डेवलपमेंट्स नजर आ रही हैं। हम ये देख रहे हैं कि इस वक्त पाकिस्तान में 2 कंपनीज हैं, सुई नॉर्दर्न एंड सुई सदर्न। ये दोनों कंपनीज जो है पाकिस्तान को गैस प्रोवाइड करती है, डोमेस्टिक भी। अब पाकिस्तान के अंदर जो इंपोर्टेड गैस है, जो कि RLNG है, जो कि पेट्रोलियम के अंदर आती, गैस में नहीं आती, लेकिन उसका भी इस्तेमाल बढ़ गया। हम ये देख रहे हैं कि पिछले तकरीबन 6 सालों के दौरान गैस के जो डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स हैं उनमें इजाफा हुआ है और हमारी एस्टिमेशन से ज़्यादा हुआ है। ख़ास तौर पर अगर डोमेस्टिक कंज्यूमर्स की बात करें वो तो बहुत ही बढ़ गए, यानी कि जिनका मार्केट शेयर पहले तकरीबन 34% होता था वो बढ़ के 56% हो गया। नाज़रीन, यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है? यहाँ पर इंपॉर्टेंट यह है कि इस वक्त एट प्रेजेंट जो गैस का सर्कुलर डेट है वो तकरीबन 600 अरब रुपए है, और अगर हुकूमत ने इस पर आज इमरजेंसी बेसिस पर ध्यान नहीं दिया तो अगले 5 सालों में ये डबल हो जाएगा। और बिल्कुल ये उसी तरह ही जिस तरह हमारे पास बिजली का सर्कुलर डेट है, इस तरह गैस का सर्कुलर डेट बन जाएगा। और ये भी हो सकता है कि पाकिस्तान का शायद ये दूसरा या तीसरा बड़ा एक्सपेंस बन जाए और हमारा बजट जो है ये ईट अप हो जाए, यानी कि 2 किस्म के सर्कुलर डेट हो गए, दोनों ही में तकरीबन को 3 से 4 ट्रिलियन रुपीस चले जाया करेंगे, जो कि बहुत ही गलत है। हम ये देख रहे हैं कि हुकूमत की तरफ से बहुत ही एहसान इकदाम किए जा रहे हैं, मगर इस सर्कुलर डेट को कम करने के लिए हुकूमत को अपनी नीयत के अंदर थोड़ी तब्दीली करनी पड़ेगी। हुकूमत चाहती है कि जो महंगी गैस है वो सस्ती दी जाए, लेकिन सस्ती कब तक आप दे सकते हैं? हम ये देख रहे हैं जिस तरीके के साथ हमारी इकोनॉमी ग्रो कर रही है, माशाल्लाह कहना चाहिए, इस तरह हमारे जो कंज्यूमर्स हैं उनकी स्पेंडिंग पावर में भी इजाफा हो रहा है। हम ये गौर करते हैं कि पाकिस्तान की जो परचेसिंग पावर है वो माशाल्लाह से दुनिया के अंदर बढ़ रही है और पाकिस्तान तकरीबन 32वें नंबर पे स्टैंड करता है। हमें यहाँ पर देखना है कि हुकूमत चाहती क्या है। हुकूमत ये चाहती है कि हमारे जो डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स हैं उनको गैस भी मिले और सस्ती मिले। हम ये सब जानते हैं कि हमने वैल्यू एडिड या जो 5 हमारी जो इंडस्ट्रियल सेक्टर्स हैं जो कि एक्सपोर्ट भी करते हैं, उनको हम तकरीबन 750 रुपए मिलियन क्यूबिक फीट पर डे के हिसाब से हम उनको गैस दे रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी कॉस्ट प्रोडक्शन तो बेतहाशा कम है। और अगर हम डोमेस्टिक कंज्यूमर्स की बात करें तो तकरीबन 300 से 350 मिलियन क्यूबिक फीट पर डे के हिसाब से हम उनको गैस दे रहे हैं। नाज़रीन, कॉस्ट क्या है? अगर हम एवरेज कॉस्ट की बात करें तो तकरीबन 650 रुपए मिलियन क्यूबिक फीट पर डे के हिसाब से हमें गैस मिलती है। हम RLNG की बात करें, डॉलर की वैल्यू बढ़ती है, RLNG महंगी हो जाती है, तेल की कीमत बढ़ती है, RLNG महंगी हो जाती है। यहां पर इंपॉर्टेंट क्या है कि अभी हमारा RLNG का जो मिक्स है वो कम है, लेकिन आने वाले दिनों में बढ़ जाएगा क्योंकि हमारी जो डोमेस्टिक गैस की प्रोडक्शन है वो कम होती जा रही है और उसका इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है। तो हुकूमत को क्या करना चाहिए? देखिए, बहुत ही सिंपल सा सॉल्यूशन है और ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मेरे कहने का मतलब यह है कि इस वक्त हुकूमत को चाहिए कि कॉस्ट से ज्यादा बेचे। कॉस्ट अगर 650 है तो डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल दोनों कंज्यूमर्स को सब्सिडी देने की बजाय वो
थोड़ा सा महंगा बेच दे, यानी कि 650 अगर पड़ रही है तो 700 दे दे, 750 दे दे। इससे होगा ये कि जो डोमेस्टिक कंज्यूमर है उनके लिए गैस की कीमत तकरीबन डबल जरूर हो जाएगी, मगर इससे फायदा क्या होगा? आपका जो सर्कुलर डेट है वो माउंट नहीं होगा, क्योंकि होता यह है कि हुकूमत अपने बजट के अंदर कहती है कि हम सब्सिडाइज करेंगे, सब्सिडी की अमाउंट नहीं पहुंचती उन कंपनीज को। उससे क्या होता है कि उनका कॉस्ट और जो रेवेन्यू का गैप है वो बढ़ता जाता है, और एक वक्त खुदा न खास्ता ये ना आ जाए कि एक्सप्लोरेटरी जो एक्टिविटीज हैं वो खत्म ना करनी पड़े। बहरहाल ये बहुत इंपॉर्टेंट था। दूसरा जो हमारा करंट अफेयर है जो कि बहुत जरूरी है डिस्कस करना, वो है गवादर। पिछले दिन हमारे प्रीमियर जो थे वो भी गए और उन्होंने वहां पर खिताब किया। वहां पर हमारे जो बलूचिस्तान के चीफ मिनिस्टर वो भी मौजूद थे, और चाइनीज इन्वेस्टर जो थे वो भी वीडियो लिंक के थ्रू मौजूद थे। इसके अलावा तकरीबन 7 ऐसे ममालिक थे जो जिनमें ज़्यादातर मिडल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका और ईस्ट अफ्रीका के ममालिक शामिल हैं, वो मौजूद थे, और वो चाहते हैं कि गवादर में वो भी इन्वेस्टमेंट में अपना हिस्सा डालें। ये खुश आइंद है। अच्छा ना, फिर यहां पर इंपॉर्टेंट क्या है? यहां पर इंपॉर्टेंट ये है कि इस वक्त गवादर के अंदर अपॉर्चुनिटीज क्या क्या हैं। गवादर के अंदर अपॉर्चुनिटीज बेतहाशा हैं, सिर्फ कारोबारी लिहाज से नहीं। अगर हम गौर करें एजुकेशन के लिहाज से बहुत बड़ा गैप है, साफ पानी की फराहमी के लिहाज से बहुत बड़ा चैलेंज है। इसके अलावा हम अगर गौर करें यहाँ पर जो असल में जो इंडस्ट्रियल जोन्स लग रहे हैं वो सबसे ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं। जो पहला इंडस्ट्रियल जोन बना था वो तकरीबन 60 एकड़ के करीब था, जिसमें तकरीबन 46 एंटरप्राइजेज जो हैं वो काम कर रही हैं। अब जो नया इंडस्ट्रियल जोन अनाउंस किया गया है वो तकरीबन 2200 एकड़ पर है, और बेतहाशा वहाँ पे काम होना बाकी है अभी। हमने देखा कि चाइनीज इन्वेस्टर्स की तरफ से 3 सेक्टर्स के अंदर इन्वेस्टमेंट आ रही है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज टेक्सटाइल्स, फिर एग्रीकल्चर आ रहा है, फिर उसके अलावा जो एक हैरान कुन है ल्यूब्रिकेंट्स में आ रहे हैं। हम ये जानते हैं कि बहुत ज़्यादा ईरान का जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स वो स्मगल होकर पाकिस्तान आती हैं, लेकिन बलूचिस्तान के थ्रू आती हैं। अगर गवादर के अंदर ल्यूब्रिकेंट्स की फैक्ट्री लगती है, प्लांट लगता है, तो इसका मतलब है कि उसका वे कट ऑफ हो जाएगा। और हुकूमत ध्यान दे रही है कि किस तरीके के साथ ल्यूब्रिकेंट्स का जो सेक्टर है उसको बढ़ाया जाए। मेरा ख्याल है ये शायद आगाज़ है एक नए दौर का, कि पाकिस्तान रिफाइनरी की तरफ भी जा रहा है, एक बहुत बड़ी रिफाइनरी जो कि सऊदी अरेबिया ने अनाउंस की हुई है, और उसके साथ साथ पाकिस्तान पेट्रोकेमिकल की प्रोडक्शन की तरफ भी जा रहा है इंशाल्लाह। तो नाफरीन ये 2 पाकिस्तान के लिहाज से करंट अफेयर्स थे जिनको डिस्कस करना बहुत ज़रूरी था। नाफरीन अब हम एक इंटरनेशनल डेवलपमेंट को डिस्कस कर लेते हैं। इस वक्त अगर हम गौर करें एक इंतहाई इंपॉर्टेंट मैटर जो है इंटरनेशनल इकॉनमी के लिए, वो इस वक्त यानी कि वो ज़ुबान-ए-आम है, डिस्कस हो रहा है हर जगह पे, वो है तेल। इस वक्त ओपेक की जो मीटिंग हुई है, जो लास्ट वीक हुई है, वो कंक्लूड नहीं हो सकी। हम ये सब जानते थे कि जुलाई से उनकी जो प्रोडक्शन कट है उनका जो मेजर था वो ख़त्म हो रहा था, और फिर अब प्रोडक्शन में इजाफा सामने आना था। लेकिन हमने ये देखा कि थोड़ी सी बदमज़गी हुई जब सऊदी अरेबिया की तरफ से रिकमेंड किया गया कि बाय द एंड ऑफ 2020 प्रोडक्शन कट्स को बरकरार रखा जाए। यहाँ पर तकरीबन 3 से 4 ममालिक ने प्रोटेस्ट किया, और यूएई उनमें से एक था। इसके अलावा 2-3 ममालिक हैं जो कि सेंट्रल एशिया से हैं, उन्होंने भी कहा था कि जब प्रोडक्शन कट कर रहे हैं तो उनकी जो बेस लाइन है उसको बढ़ा दिया जाए। यही हुआ यूएई के साथ। यूएई जो है ख़ास तौर पे अबू धाबी की बात करते हैं, एडनॉक की बात करते हैं, कई अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट हुई हुई है ताकि 2030 तक उनकी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो डबल हो जाए। इस वक्त यूएई की जो प्रोडक्शन है ऑयल की वो तकरीबन 2.8 मिलियन बैरल्स पर डे है, और वो चाहते हैं कि इसको डबल कर लें, यानी कि 5 मिलियन बैरल पर डे के हिसाब तक पहुंच जाए। उन्होंने रिक्वेस्ट की सऊदी अरेबिया को, और ख़ास तौर पे जो चेयरपर्सन ओपेक के जनरल सेक्रेटरी माफरत के साथ, कि उनकी जो बेस लाइन है जो कि 2018 में ड्रॉ हुई थी, अब लेटेस्ट जो प्रोडक्शन नंबर्स हैं उसके मुताबिक बेस लाइन ली जाए। लेकिन इस बात से इत्तफाक नहीं हो सका। मीटिंग्स जो हैं तकरीबन 3 राउंड्स तक चली और नाकाम हुई।
بہرحال انویسٹر کی طرف سے جو کنسرنس تھے وہ سامنے آئے اور ہم نے دیکھا کہ تیل کی قیمت پچھلے 2 سے 3 دنوں کے اندر تقریباً 1% روزانہ کے حساب سے بڑھی، اور پھر ہم نے یہ دیکھا کہ اب تیل کی قیمت کے اندر تقریباً تھوڑی سی $1 کی کمی آئی ہے۔ یہاں پر امپورٹنٹ کیا ہے؟ یہاں پر امپورٹنٹ یہ ہے کہ یہی کہا جا رہا ہے کہ ایک اور میٹنگ ہوگی جو کہ آنے والے کئی چند دنوں میں ہو سکتی ہے، اور اگست سے جو پروڈکشن کٹس ہیں وہ ختم ہو رہے ہیں اور اگست میں پروڈکشن بڑھنے کے لیے جا رہی ہے۔ بہت امپورٹنٹ میٹر، اور اس سے پاکستان کا جو امپورٹ بل ہے وہ بھی متاثر ہو سکتا ہے۔ سو ناظرین، آج ہم نے کرنٹ افیئرس کو ڈسکس کیا، ہم نے پاکستان کی 2 سٹوریز کو ڈسکس کیا اور انٹرنیشنل 1 سٹوری کو ڈسکس کیا۔ کل انشاءاللہ ہم تھورلی اپنی ایکوٹی مارکیٹس کو اور کموڈیٹی مارکیٹس کو دیکھیں گے۔ سو ڈونٹ فرگیٹ ٹو واچ ٹمارس پروگرام ایز ویل، اور تب تک کے لیے اپنے میزبان احسان اقبال کو اجازت دیجیے، اینڈ کیپ واچنگ بف نیوز ڈیلی ود احسان اقبال۔